Hello students. Today the topic that we are going to discuss is about the moving coil galvanometer. We'll be discussing today moving coil galvanometer. Now, if you consider about the moving coil galvanometer, तो moving coil galvanometer है क्या? मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर जैसे ऑलरेडी मिला हुआ है कि जो गैल्वेमीटर है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे करंट का डिफ्लेक्शन को मेजर किया जाता है कि एक सर्किट पे करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेमीटर को यूज करते हैं. जस्ट लाइक एन एमीटर ओनली. लेकिन एमीटर और गैल्वेमीटर में डिफरेंस क्या है कि एमीटर वैल्यू मेजर करता है, गैल्वेमीटर दिखाता है कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं. दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एमीटर एंड द गैल्वेमीटर. तो यहाँ पे हम लोग को अभी करना क्या है, जो गैल्वेमीटर है कि उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसको हम लोग को अभी डिस्कस करना है कि वो गैल्वेमीटर काम कैसे करता है. ठीक है, तो देखते हैं कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेमीटर है उसमें कंस्ट्रक्शन का पार्ट्स में क्या क्या चीज है. फर्स्ट ऑफ ऑल जो गैल्वेमीटर पार्ट में है वो है एक मैग्नेट, दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. ठीक है, देन होता है एक वायर कॉइल. दिस इज अ वायर कॉइल विच इज कनेक्टेड विद अ स्प्रिंग बिलो और इनसाइड में होता है एक आयरन कोर. दिस इज अ आयरन कोर एंड द अदर पार्ट दिस इज कनेक्टेड टू अ मिरर एंड दिस गोज एंड कनेक्टेड विद अ torsion head. Okay, this is a torsion head represented by H. Then one part of this ये जाके कनेक्ट होता है एक टर्मिनल पे, टर्मिनल T1, और दूसरा वाला इसका एंड जाके कनेक्ट होता है टू द अदर टर्मिनल T2. ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्मिनल है, T1 है, दूसरा वाला टर्मिनल T2 है. तो किसका पार्ट क्या काम क्या क्या है वो चीज मैं बोलूंगा अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया उसका डिवाइस का ये आउटर रेंज, मतलब ये बॉक्स वाला पार्ट. ओके, दिस इज द बॉक्स पार्ट एंड इनसाइड द पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट है, दैट इज अ नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल. Then we have the wire coil, that is a rectangular coil, जिसको हम लोग आर्मेचर भी बोलते हैं. आर्मेचर coil कनेक्टेड है स्प्रिंग के साथ. दूसरा वाला एंड कनेक्ट है मिरर विद अ टॉर्शन हेड. Then we have the two terminals T1 and T2. यहाँ पे जो दो टर्मिनल जो दिया हुआ है T1 and T2, जैसे गैल्वेमीटर का देखोगे, you can see in the picture here. So the red terminal here, it is your positive terminal and the black terminal is your negative terminal. तो वहां पे ये दोनों एंड कनेक्ट किया जाता है, जैसे द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. देन उसके बाद अगर गैल्वेमीटर के पीछे देखोगे एक छोटा वाला पार्ट, वहां पे जो मीटर होता है, जैसे डिफ्लेक्शन जहां पे दिखाता है उसके पीछे एक छोटा सा एक मिरर होता है. यू कैन सी द डायग्राम नाउ. सो देयर इज अ मिरर. सो द मिरर इज मेनली यूज्ड टू सी द मेजरमेंट, व्हाट मेजरमेंट इज शोइंग बाय योर गैल्वेमीटर. तो ये मिरर हो गया. और ये ऊपर वाला जो टॉर्शन हेड है, टॉर्शन हेड का काम क्या है कि जो नीचे वाला कॉइल है उसको सपोर्ट करने के लिए ये टॉर्शन हेड उसको हेल्प करता है. देन ये नीचे वाला जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग ये वाला जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, जब ये घूमता है, घूमने के बाद इसको अपना पोजीशन पे लेके आने के लिए स्प्रिंग उसको हेल्प करता है. देन ये जाके कनेक्ट होता है टू द टर्मिनल T2. तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट. बट इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है कि when a current carrying coil is placed in a magnetic field, it always experiences a torque. ठीक है, कोई सा भी रेक्टेंगुलर कॉइल या कोई सा भी कॉइल प्लेस करोगे एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, जैसे हम लोग ने वो डिस्कस किया था. देन यहाँ पे अभी हम लोग को करना क्या है, वो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस, यहाँ पे अभी करना क्या है, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो देख सकते हो कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दैट मींस ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. तो जब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा तो ये जो कॉइल है रोटेट करने के लिए स्टार्ट करेगा. जब ये रोटेट करेगा तो नीचे वाला जो स्प्रिंग है
तो वो भी उसके साथ रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये भी रोटेट करेगा। जब ये रोटेट करेगा तो स्प्रिंग का एक प्रिंसिपल है, उसका प्रिंसिपल है कि जब भी हम लोग उसको कंप्रेस या इलोंगेशन करते हैं, वो अपना पोजीशन पे लाने के लिए वो ट्राई करता है। दैट फोर्स इज कॉल्ड एज अ रेस्टोरिंग फोर्स, that only develops in an elastic body like a spring। ठीक है, तो जब ये कॉइल रोटेट करेगा, दिस स्प्रिंग विल मेक द आफ्टर, अगर सपोज यहाँ पे सर्किट में जब करंट ऑफ हो जाएगा तो उसको अपना पोजीशन पे लाने के लिए वो हेल्प करेगा। दिस रिप्रेजेंट्स योर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। ठीक है, तो ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डेवलप करता है। तो ये हो गया इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो अभी देखते हैं कि इसका जो गैल्वेमीटर है, इसका गैल्वेमीटर कांस्टेंट का वैल्यू कितना है उसको मेजर करना है अभी। ठीक है, नाउ लेट अस सी द कैलकुलेशन पार्ट। तो यहां पे जो टॉर्क डेवलप होगा, टॉर्क इन द रेक्टेंगुलर कॉइल, तो टॉर्क इन द कॉइल, दिस विल बी इक्वल्स टू टाउ इज इक्वल्स टू NIAB साइन थीटा। ये हम लोगों ने डिराइव भी किया था, NIAB साइन थीटा। और ये थीटा इज अ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कॉइल। तो यहाँ पे दोनों का एंगल जो है वो है 90 डिग्री। तो साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 दिस विल बी इक्वल्स टू NIAB। दिस इज द टॉर्क डेवलप इन द कॉइल। ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। दिस इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब कितना वो कॉइल डिफ्लेक्ट करेगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं बाय द टाउ इज इक्वल्स टू NIAB। तो ये तो हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देन उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं कि जब डिफ्लेक्ट होगा, डिफ्लेक्ट होने के बाद मैंने बोला था जो ये जो नीचे वाला जो स्प्रिंग है ये रेस्टोरिंग टॉर्क डेवलप करता है। सपोज K इज ए रेस्टोरिंग कांस्टेंट इफ K is a restoring constant, देन जो टॉर्क डेवलप होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं टाउ डैश इज इक्वल्स टू K इंटू फाइव। फाइव मतलब कितना एंगल से वो डिफ्लेक्ट करेगा। दिस इज अ रेस्टोरिंग कांस्टेंट। तो ये हो गया डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये हो गया रेस्टोरिंग टॉर्क। और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा, जब ये कॉइल रोटेट नहीं करेगा, तब दैट कंडीशन पे क्या होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन टाउ विल बी इक्वल्स टू टाउ डैश। तो टाउ का वैल्यू है NIAB इज इक्वल्स टू ये है K5। ठीक है, यहां से अगर मैं करंट का वैल्यू अगर मैं निकालता हूं यहां से, सपोज इफ आई कैलकुलेट द करंट फ्रॉम हियर, तो I will be equals to K5 by NAB। तो यहां पे देख सकते हो K कांस्टेंट है, इसका नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट क्योंकि उसको चेंज नहीं कर रहे, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट है, B तो यहाँ पे ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो पूरा टर्न कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना भी कांस्टेंट वाला टर्म है उसको चेंज करके एक सिंगल कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द लेटर G। ओके, बाय द लेटर G एंड विद द कांस्टेंट 5, G5। तो यहां पे where G is equals to K by NAB, और इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। दिस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 5। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी नीड टू कैलकुलेट अबाउट द गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट मैंने कैलकुलेट करके दिखाया, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी मैंने बता दिया। ठीक है, तो अभी एक चीज यहाँ पे आता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको सेंसिटिव कैसे कर सकते हो। सेंसिटिव मतलब उसका करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हो। करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी उसको बढ़ाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स को मुझे चेंज करना होगा, इंक्रीज करना होगा, एरिया ऑफ द कॉइल को चेंज करना होगा, वो भी इंक्रीज करना होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ मुझे इंक्रीज करना होगा। ठीक है,
तभी क्या होता है, इसका जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज होगा। बट मीनिंग क्या है उसका कि करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी या वोल्टेज सेंसिटिविटी मतलब ऐसा है कि अगर स्मॉल करंट भी फ्लो करता है या स्मॉल वोल्टेज भी फ्लो करता है तो वो स्मॉल डिफ्लेक्शन मतलब छोटा वैल्यू में भी वो डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ सेंसिटिविटी। ठीक है, वैसे सेंसिटिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। देन कम्स ये जो गैल्वेनोमीटर है इसको हम लोग एमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको एमीटर में या वोल्टमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसको एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, तो अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो करना क्या होगा, जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलली, जैसे यहां पे ये गैल्वेनोमीटर है, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, उसके पैरेलली तुम्हें एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, एक लो रेजिस्टेंस जिसको हम लोग बोलते हैं शंट। दिस इज कॉल्ड एज अ शंट, SHUNT। ठीक है, एक वन पैरेलल रेजिस्टेंस, वन पैरेलल लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर, दिस इज कॉल्ड एज अ शंट। यहां पे अगर सपोज सप्लाई से करंट आ रहा है और यहां पे सपोज करंट IG जा रहा है तो यहां पे कितना करंट रह जाएगा, यहां पे रह जाएगा I माइनस ऑफ IG। ठीक है, क्योंकि कनेक्शन पैरेलल है, सो फॉर पैरेलल कनेक्शन अभी मुझे निकालना है शंट का वैल्यू कितना होगा। फॉर पैरेलल कनेक्शन, voltage across the galvanometer and voltage across the shunt will be equal। ये हम लोग को पता है कि जो पैरेलल कनेक्शन है वोल्टेज ऑलवेज सेम रहता है। तो वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर अगर होगा तो वो बन जाएगा IG इंटू G अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू I इंटू R। और जो वोल्टेज अक्रॉस द शंट है वो बन जाएगा I माइनस ऑफ IG इंटू S। देख सकते हो करंट ये है, तो यहां से S विल बी इक्वल्स टू IG by I minus of IG into G। So this is how we can calculate the shunt। ठीक है, शंट का कितना वैल्यू चाहिए वो मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो गैल्वेनोमीटर टू एमीटर हम लोग का कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि जो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर का कन्वर्ट करना है तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके साथ तुम्हें सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, एंड दैट शुड बी अ हाई रेजिस्टेंस। सपोज दिस इज R। तो यहां पे हो जाएगा करंट I और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा V। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू V। देन उसके बाद इसका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा V विल बी इक्वल्स टू, ये सपोज IG है, IG इंटू G प्लस IG इंटू R। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि IG इंटू R प्लस G। तो यहां से ये हो जाएगा V बाय IG विल बी इक्वल्स टू R प्लस G। मुझे R का वैल्यू निकालना है तो R विल बी इक्वल्स टू V बाय IG माइनस ऑफ G। तो ये हो गया कितना रेजिस्टेंस तुम्हें कनेक्ट करना है टू कन्वर्ट इनटू अ वोल्टमीटर। तो दिस इज हाउ द कन्वर्शन टू एमीटर एंड दिस इज हाउ वी नीड टू कन्वर्ट इनटू वोल्टमीटर। सो दिस इज अप टिल हियर। सो इन दिस चैप्टर the topics that we have discussed is the last topic is related to the galvanometer, and in the next class we'll be discussing some more topics related to the this galvanometer. That means we'll be discussing some question answers related with it. Then after that we'll be going to the next chapter. So this much for today. If you have any doubt relating to this, you can ask me. Thank you.